हेलो गाइस। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि आप समझ गए होंगे कि अनेक योग्यताओं का समूह ही बुद्धि होता है। सिद्धांत अर्थात नियम, अर्थात बुद्धि के सिद्धांत से क्या तात्पर्य हुआ कि बुद्धि के क्या नियम है, कौन ये बुद्धि किस प्रकार कार्य करते हैं, इसके कौन कौन से तत्व है, वो तत्व कैसे कार्य करते हैं, क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो हम कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि इनको किसने प्रतिपादित किया है। पहला आते हैं एक कारक का सिद्धांत, जिसे कि टर्मन, स्टर्न व एबिंग वॉश ने दिया है। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा कि इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को केवल एक कारक अर्थात एक इकाई ही माना है। उन्होंने बुद्धि को विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया है और न ही इसे सत्य उन्होंने माना। तो जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि बुद्धि केवल एक इकाई होती है, तो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया और एक्सपेरिमेंट किया तो इसे खारिज कर दिया, क्योंकि उन्हें ये असत्य लगा। और उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये असत्य सिद्ध भी हुआ, तो इस कारण इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया। नेक्स्ट आते हैं द्वितत्व सिद्धांत। इसे स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने द्विकारक, जिसे कि टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, द्वितत्व अर्थात इन्होंने बुद्धि को दो तत्व माने हैं। पहला जो है सामान्य बुद्धि और दूसरे विशिष्ट। सामान्य बुद्धि को उन्होंने उस बुद्धि को कहा है जो कि प्राणी को जन्म से अपने वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है और उस बुद्धि की सहायता से सामान्य समस्याओं का समाधान या सामान्य कार्य किया जाता है, उसे सामान्य बुद्धि के अकॉर्डिंग रखा जाता है। दूसरा आता है उन्होंने विशिष्ट बुद्धि, उसे कहा जो व्यक्ति या प्राणी अर्जित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि विशिष्ट से तात्पर्य क्या है कि जो विशेष हो। एग्जाम्पल जैसे कि आप एक विशेष क्षेत्र में टीचिंग लाइन में जो है ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं अर्थात स्किल प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आपकी विशिष्ट बुद्धि कहलाएगी कि आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अनेक अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे। कोई आपका एक ये विशिष्ट बुद्धि के अकॉर्डिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आते हैं द्विकारक सिद्धांत, या इसे कहते हैं समूह कारक सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने जब दो द्वितत्व सिद्धांत दिए तो उन्होंने कहा कि कुछ बुद्धि प्राणी के कुछ बुद्धि तो सामान्य और कुछ विशिष्ट में आते हैं, लेकिन कुछ इनसे अलग भी आते हैं, जिसे कि उन्होंने त्रिकारक सिद्धांत के अकॉर्डिंग रखा। नेक्स्ट आते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया है और थॉर्नडाइक ने जो है स्पीयरमैन के जो सिद्धांत था इसको खारिज किया और कहा कि जो सिद्धांत होते हैं त्रिकारक नहीं होते हैं, बहुत सारे इसके भाग होते हैं। और थॉर्नडाइक ने 13 सिद्धांत दिए, 13 भागों में बुद्धि को बांटा, जैसे कि रुचि की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, सामाजिक योग्यता, इस तरह से इन्होंने 13 खंडों में इसको विभाजित किया। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने इनका विरोध किया और कहा कि बुद्धि को हम इतने भागों में नहीं बांट सकते हैं। लास्ट आता है 5वां नंबर, हार्वर्ड गार्डनर की बहुप्रतिभा सिद्धांत। बहुप्रतिभा सिद्धांत या इसे बहुबुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है और ये सबसे प्रचलित थ्योरी है जो कि मान्य है। और हार्वर्ड गार्डनर ने इसे 8 भागों में बांटा था, 8 भागों में। तो ये 8 भाग कौन कौन से हैं जान लेते हैं। भाषा की योग्यता यानी कि बोलने संबंधी योग्यता, संचार की योग्यता, संचार में भी 2 प्रकार की योग्यता इन्होंने बताई। पहला तो व्यक्तिक, जो कि स्वयं से व्यक्ति आप बातें करते हैं, मतलब अर्थात हम अक्सर आप सभी या प्रत्येक प्राणी स्वयं बैठे बैठे स्वयं से बातें करता रहता है, सोचता रहता है, समझता रहता है, तो उसे हम व्यक्तिक कहते हैं, व्यक्तिक। और एक हो जाएगा
वैयक्तिक अर्थात जो हम दूसरों से संचार करते हैं, जैसे कि हम और आप हैं, आप जैसे कि हम और आप हो गए, या फिर आप अपने परिवार में बातें करते हैं, तो वो व्यक्तिगत संचार हो गया। नेक्स्ट आते हैं शारीरिक योग्यता। ये 4 हुए। नेक्स्ट आते हैं संगीत की योग्यता। नेक्स्ट आते हैं नेचर यानी कि प्रकृति की योग्यता, अर्थात अपने प्रकृति के प्रति समर्पित होने की योग्यता या प्राकृतिक होना। नेक्स्ट आते हैं तर्क की योग्यता, और अगला आते हैं गणित। तर्क अर्थात रीजनिंग और गणित अर्थात मैथ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन्होंने ये 8 योग्यताएं दी हैं जो कि अभी भी लागू हैं। ये इनकी सबसे फेमस योग्यता है। तो अब आते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बाद बुद्धि लब्धि, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होती है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो होता है मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु इंटू 100। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये बुद्धि लब्धि को दिया किसने है। बुद्धि लब्धि का जो ये सूत्र है या इसके जो सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है, किसने किया है? टर्मन और इनके सहयोगियों ने मिलकर इस बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन किया है। बट इसमें एक मेन पॉइंट ये है, मानसिक आयु क्या है। वास्तविक आयु तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन मानसिक आयु क्या है, इसका भी एक बेस है कि मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम बात किया था अल्फ्रेड बीने ने किया था। तो मानसिक आयु पहले समझते हैं कि मानसिक आयु क्या होता है। मानसिक आयु अल्फ्रेड बीने ने ये जो अल्फ्रेड बीने हैं, इन्होंने अनेक प्रकार के आयु के हिसाब से कई परीक्षण बनाए, और उस परीक्षण के हिसाब से मानसिक आयु जो है निर्धारित की जा सकती है। जैसे कि इन्होंने ये बताया कि अगर उन्होंने हर एक एज के लिए परीक्षण बनाए, अर्थात परीक्षण टेस्ट बनाए होंगे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर 8 साल का बच्चा अगर 15 साल के बच्चे का टेस्ट पेपर, जो इसका टेस्ट पेपर है, सॉल्व कर लेता है, तो इसकी जो 8 साल के बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 15 मानी जाएगी। एक बार और समझाते हैं कि यदि 8 साल का जो बच्चा है, अगर 15 साल के बच्चे के लेवल का जो टेस्ट पेपर बनाया गया है, अगर 8 साल का बच्चा सॉल्व कर देता है, तो इसकी मानसिक आयु जो मानी जाएगी वो 15 मानी जाएगी। ये किसने बताया था? अल्फ्रेड बीने ने बताया था। और ये जो टेस्ट बनाया था अल्फ्रेड बीने ने ही बनाया था। और सबसे पहले तो मानसिक आयु का जो टेस्ट है वो वही बना था। उसके बाद जाके बुद्धि लब्धि जो है टर्मन और उनके सहयोगियों ने बनाया। अब आता है क्वेश्चन कि वास्तविक आयु क्या है। क्या जो वास्तविक अभी आपका एज है वो लिखा जाएगा, जैसे कि अगर कोई 45 साल का है, या फिर 30 साल का है, 35 साल का है, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि 20 साल के बाद जो है 20 साल तक, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 20 साल तक पूर्ण रूप से बुद्धि का विकास हो जाता है। उसके बाद विकास नहीं होता है, जितना होना होता है वो किशोरावस्था के अंत तक हो जाता है। तो इस कारण अगर 35 साल के एक व्यक्ति का या 30 साल के व्यक्ति का अगर बुद्धि लब्धि का जांच किया जाता है, तो वास्तविक आयु में उनकी 35 नहीं लिखी जाती है। इसकी जगह पे इसको माना गया है 16 वर्ष। आयु कितनी भी हो,
16 वर्ष माना गया है इसकी। हाँ, अगर वो व्यक्ति वो बच्चा 16 से नीचे है तब ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन 16 वर्ष से ऊपर है तब हम उसका कोई भी एज हो 16 वर्ष ही वास्तविक आयु में लिखते हैं। और मानसिक आयु जो है उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मानसिक आयु निकलती है वो लिखते हैं। लेकिन ये निश्चित होता है चूँकि ये आगे चलकर बहुत सारे इसमें परिवर्तन भी विरोध भी हुए हैं, या फिर कहा जा सकता है कि सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं, सभी मनोवैज्ञानिकों ने जो जिन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो केवल 16 वर्ष तक पूर्ण रूप से नहीं होती है, वो आगे की तरफ घटती बढ़ती रहती है। लेकिन इसे मेन जो है ज़्यादा सहमत 16 वर्ष पे ही माना गया है। अब मान लीजिए, और 100 इसलिए किया गया है, मल्टीप्लाई जो टर्मन ने किया है 100 से, ताकि अगर जो है डिवाइड किया जाए, अगर पॉइंट में आता है तो 100 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पॉइंट हट जाएगा। ओके, आई होप आप समझे होंगे इस चीज़ को। जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू किसने दिया है? टर्मर और उनके सहयोगियों ने दिया है। और मानसिक आयु अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट आते हैं बुद्धि लब्धि और उसकी श्रेणी। अगर बुद्धि लब्धि निकालने पे 140 से ऊपर होती है तो उसे प्रतिभाशाली या जीनियस कहते हैं। 120 से 139 होती है तो प्रखर बुद्धि या सुपीरियर होता है। 110 से 119 उच्च औसत अर्थात हाई एवरेज। 90 से 109 सामान्य बुद्धि। 80 से 79 सीमा स्पर्श अर्थात सामान्य बुद्धि से टच करता हुआ। नेक्स्ट आते हैं 50 से 70 जिसे कि मोरोन या क्षीण बुद्धि का माना जाता है। और 20 से 49 या 49 से आप 20 भी कह सकते हैं। 49 से 20 दुर्बल बुद्धि। और लास्ट 20 से नीचे जिसकी आईक्यू लेवल आ जाती है उसे जड़ बुद्धि या इडियट कहते हैं। ओके, थैंक यू।